हाँ जी, नमस्कार। मैं अनुपम त्रिपाठी और स्वागत है आप लोगों का मेरे फेसबुक के पेज पे। आज मैं एक लाइव वेबिनार कर रहा हूँ डिवोर्स, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, मेंटेनेंस, एलिमनी, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी एंड चाइल्ड कस्टडी पे। आप सभी लोगों का स्वागत है। जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, आप ये वेबिनार्स पाएंगे। हमारी लीगल फ्रेटर्निटी में काफ़ी सारे बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट से वेबिनार्स कर रहे हैं, तो उनके वेबिनार्स वगैरह मैंने देखे। आई फाउंड देम वेरी यूज़फुल और मैंने डिसाइड किया कि मैं भी एक वेबिनार करूं। इस वेबिनार में बस कुछ फ़र्क होगा, कुछ चेंज होगा। पहला चेंज तो यही है कि ये वेबिनार अनुपम त्रिपाठी स्टाइल होगा। दूसरा, ये जितने वेबिनार्स लीगल टॉपिक्स पे अब तक हो रहे हैं, जो सीनियर एडवोकेट्स और बाकी अन्य एडवोकेट्स कर रहे हैं, उनको मैंने देखा है कि दे आर इन इंग्लिश। वो सारे वेबिनार्स इंग्लिश में हैं और ये वेबिनार जैसे आप लोग देख रहे हैं ये हिंदी में होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में, भारत में आज भी 99%, 100 में 99 लोगों को अंग्रेज़ी या तो आती नहीं है या उनकी अंग्रेज़ी कमज़ोर है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी तरीके से फॉर द रीज़न ऑफ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, मैं जो बाकी 99% पॉपुलेशन है इस देश की वो रह जाए। क्योंकि जो टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ वो टॉपिक एक आम आदमी, आप लोगों से डील करता है, केटर करता है। It deals with the common public, the masses. It deals with every second housewife out there. It deals with every second husband out there. You and I, all of us, वो हर आदमी जो शादी शुदा है, वो हर लेडी जो शादी शुदा है, या वो हर आदमी, वो लेडी जो शादी करना चाहती है या करना चाहते हैं, उससे ये टॉपिक डील करता है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिख दिया है। टुडे दिस वेबिनार इज गोइंग टू बी ऑन द टॉपिक ऑफ डाइवोर्स, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, मेंटेनेंस, एलिमनी, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी एंड चाइल्ड कस्टडी। आप लोगों के जो भी सवाल हो, आई अंडरस्टैंड फॉर रीजंस ऑफ प्राइवेसी, आप बहुत खुल के शायद सवाल कमेंट्स में मुझसे यहाँ नहीं पूछ पाएंगे, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। इसी कारण से डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ईमेल भी दे दी है, anupamtrip@gmail.com, दैट्स माई ईमेल एड्रेस, जहाँ पे आप लोग अपने सवाल जो स्पेसिफिक क्वेरीज हैं वो मुझसे पोस्ट कर सकते हैं। ऑल योर स्पेसिफिक क्वेरीज दैट यू पोस्ट, योर फर्स्ट क्वेरी posted by you would all be answered by me free of charge, without any fees. It will be free, pro bono. Of course, representation will all be chargeable. अच्छा, अब ऐसा है, शुरू करते हैं। लेट मी फर्स्ट बिगिन विथ गिविंग अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ। आप में से जो लोग, शायद वो लोग जो मुझे नहीं जानते होंगे, या शायद जो पहली बार सुन रहे हैं, या वो जो सुनते रहते हैं मुझे, अनुपम त्रिपाठी दी एक्टिविस्ट को, लेकिन शायद मेरा लीगल बैकग्राउंड से बहुत अच्छे से वाकिफ़ ना हो, उन लोगों को मैं बता दूँ। नाम है अनुपम त्रिपाठी। मैं एक एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में। करीब 16 साल की मेरी वकालत है और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में एज अ डिवोर्स लॉयर, जैसे मैंने कहा, करीब 15 साल प्लस का मुझे एक्सपीरियंस है। करीब 1000 डिवोर्सेस और करीब 200 से 250 सक्सेसफुल मीडिएशन एंड रिकन्सिलिएशन इन सेविंग मैरिजेस का मुझे एक्सपीरियंस है। ग्रैंडफादर मेरे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज होते थे इन दी 60s एंड दी अर्ली 70s। देन माई फादर एंड ऑल माई अंकल्स, मेरे ताऊ, मेरे चाचा, मेरे फादर, सब लोगों ने लॉ किया। मेरे ताऊ और मेरे फादर ने तो 1 साल वकालत प्रैक्टिस भी करी, लेकिन उन दिनों, आई एम टॉकिंग अबाउट दी 60s एंड दी 70s, एक होड़ लगी हुई थी दैट एवरीबॉडी वांटेड टू बी अ ब्यूरोक्रेट, एंड स्पेशली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, which was known as the Oxford of the East in those days.
So all my chachas, my tayas, my father, both my fufas, they all went into civil services and retired as cabinet secretaries and secretaries government of India and so on and so forth. None of them, after doing their law, actually went into practice. My Nana was also a lawyer. Before then he graduated to becoming a politician. He was a railway minister of India in the early 80s with the Indira Gandhi cabinet. Prior to that, he was 2 times chief minister of Bihar, Kedar Pandey. That was my Nana. My father retired as the chairman of the Central Board of Direct Taxes in 2011. And so that's the brief background. I'm a graduate from ILS Law Pune. मैं Indian Law Society पुणे से 1999 to 2004 बैच का ग्रेजुएट हूँ और my first employer was AZB Partners in Delhi. 2005 August I set up my own practice और तब से अब करीब 15 साल हो गए प्राइवेट प्रैक्टिस में वकालत करते, 16 साल ओवरऑल एक्सपीरियंस में। चलिए अब शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा, शुरुआत करते हैं डिवोर्स के टॉपिक पे। तो बिफोर आई बिगिन थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन और देना चाहूँगा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के बारे में हिंदुस्तान में। नमस्कार, डॉक्टर सुप्रिया कपूर, सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, ऐसा है कि कोई बाय चॉइस डिवोर्स लॉ या डिवोर्स लॉ प्रैक्टिस या डिवोर्स लॉयर नहीं बनता है। बहुत कम लोग बाय चॉइस बनते हैं। इट्स जस्ट दैट आपको बताना चाहता हूँ कि देयर आर डेज इन नवंबर जब मुहूर्त ऐसा होता है कि भारत में नवंबर की कुछ तारीखें होती हैं जब 13,000 21,000 शादियाँ एक सिंगल दिन में होती हैं। और भारत की पॉपुलेशन तो आप लोग जानते ही हैं 135 करोड़ की है। शादियाँ जिस देश में इतनी सारी होती हैं उस देश में अनफॉर्चुनेटली देयर आर केसेस जहाँ पे शादियाँ टूटती भी हैं। और जब जब ये एक आई वुड से नेसेसरी ये एक बात आती है, एक शादी को टूटना होता है, तब तब एक डिवोर्स लॉयर की ज़रूरत पड़ती है लोगों को। एंड देयर आई एम। दूसरी एक बात और बताना चाहता हूँ कि बहुत बार होता है, हम लोग भी एज डिवोर्स लॉयर्स एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ अदर फ्रेंड्स ऑफ माइंड फ्रॉम द लीगल फ्रेटर्निटी मुझसे अग्री करेंगे। बहुत लोगों को कुछ सोच होती है, लोग सोचते हैं कि शायद डिवोर्स लॉयर्स घर तोड़ते हैं, शादियाँ तोड़ते हैं। तो मैं आप लोगों से बस यही बताना चाहता हूँ कि देखिए, ऐसा है, डिवोर्स लॉयर्स डोंट ब्रेक फैमिलीज और होम्स, दे सेव लाइव्स। हम शादियाँ तोड़ते नहीं हैं। शादी एक हस्बैंड वाइफ के बीच में शायद टूटने की स्थिति में आ जाती है और उसके बाद सिचुएशन आउट ऑफ हैंड ना हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए और लोग एक दूसरे को मारने पे ना आ जाएं या एक दूसरे के खिलाफ फॉल्स केसेस करने में ना आ जाए। वहाँ पे एक अच्छा डिवोर्स अटॉर्नी, एक डिवोर्स लॉयर स्टेप इन करता है और एक समाज का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनता है। और इस एस्पेक्ट में फैमिलीज को, नॉट जस्ट दी हस्बैंड एंड वाइफ बट पूरी हस्बैंड की फैमिली और वाइफ की फैमिली को भटकने से बचाता है। So that's really a role. We are actually life saviors, quite literally. मैं अक्सर कहता हूँ, जब हम न्यूज़पेपर में कभी रिपोर्ट कोई पढ़ते हैं, उसमें सुनने में आता है कि किसी ने अपनी वाइफ को मार दिया या किसी वाइफ ने प्लॉट करके अपने हस्बैंड को मार दिया वगैरह वगैरह, या किसी ने सुसाइड कर लिया बाय बीइंग ट्रबल्ड इन द मैरिज वगैरह, तो हम बस यही कहते हैं, डोंट टेक लाइव्स ऑफ ईच अदर। मारिए नहीं एक दूसरे को। देयर इज ऑलवेज अ प्रोविजन ऑफ अ डिवोर्स। कंसल्ट अ गुड डिवोर्स अटॉर्नी और डिवोर्स लीजिए। तो विद दैट बैकग्राउंड एक मैंने कहा ये मैं ज़रा रिकॉर्ड सेट स्ट्रेट कर दूँ। पहली बात करेंगे आज हम लोग डिवोर्स के बारे में। हाँ, देखिए दोस्तों, ऐसा है कि भारत में ये मैं हिंदू मैरिज एक्ट कवर कर रहा हूँ, हिंदूज़ की बात कर रहा हूँ डिवोर्स की। तो हमारे यहाँ 2 किस्म के डिवोर्स होते हैं। एक होता है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट और दूसरा होता है कंटेस्टेड डिवोर्स। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का मतलब होता है जहाँ पार्टीज हैं, हस्बैंड है, वाइफ है,
दोनों डिवोर्स चाहते हैं और दोनों डिसाइड करते हैं कि ठीक है भाई, हमें डिवोर्स चाहिए, वी आर वॉकिंग आवर सेपरेट वेज, और हम डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट फाइल करना चाहते हैं। इसको कहते हैं डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। इसमें दोनों हस्बैंड वाइफ एक जॉइंट पिटीशन फाइल करते हैं, उसको कहते हैं डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट पिटीशन, फर्स्ट मोशन। ये पिटीशन फाइल होती है फैमिली के कोर्ट में। इसमें एक लिमिटेशन होती है 1 साल की, माने हस्बैंड एंड वाइफ कैन फाइल सच अ जॉइंट पिटीशन ऑफ डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट ओनली आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर ऑफ देयर मैरिज। कहने का मतलब, आपकी शादी आज होती है तो 1 साल के अंदर आप ऐसी डिवोर्स की पिटीशन फाइल नहीं कर सकते हैं, लेकिन 1 साल जब बीत जाता है और आपकी शादी किसी कारणवश अगर नहीं बन रही है तो आप ऐसी डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ये डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट पिटीशन फाइल होती है एक फैमिली कोर्ट में। फैमिली कोर्ट जो आपके जुरिस्डिक्शन में पड़ता है। जुरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है जहाँ भी आप एज हस्बैंड एंड वाइफ लास्ट रिजाइड कर रहे हैं, या जहाँ भी अगर आप सेपरेट हो गए हैं तो जहाँ भी वाइफ रिजाइड कर रही हैं, या क्योंकि ये म्यूचुअल से है, किसी को आपत्ति नहीं है तो जहाँ हस्बैंड रिजाइड कर रहे हैं, या जिस भी एसडीएम के जुरिस्डिक्शन से जहाँ से आपकी शादी आपकी सर्टिफाई हुई है, आपकी मैरिज रजिस्टर हुई है वहाँ से, या उस प्लेस से जहाँ आपकी शादी एक्चुअली हुई है, इन तमाम जगहों से आप अपनी उस जुरिस्डिक्शन के कोर्ट में, उस जुरिस्डिक्शन के फैमिली कोर्ट में ऐसी एक म्यूचुअल कंसेंट की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा है, एक बार आपने ये म्यूचुअल कंसेंट की पिटीशन फाइल करी, फर्स्ट मोशन आपने फाइल करी, तो फाइल करने के बाद कोर्ट जो है, जो कानूनी प्रतिक्रिया है वो ये है, जो कानूनी प्रक्रिया है वो ये है कि कोर्ट 6 महीने का समय, इसमें मैंडेटरी समय होता है कानूनन, जो 6 महीने का समय कोर्ट देता है। एक बार आपकी पिटीशन फर्स्ट मोशन एक्सेप्ट करके कोर्ट कहता है ठीक है, हम आपको 6 महीने का समय दे रहे हैं, अब आप लोग वापस जाइए। अगर सेपरेट रह रहे हैं तो सेपरेट कंटिन्यू रहिए। ठीक है। 6 महीने के बाद आप अपने वापस कोर्ट आइए और आप अपनी सेकंड मोशन पिटीशन डालेंगे और कोर्ट को कहेंगे कि हाँ, इस 6 महीने भी हमारा माइंड पक्का है, हम क्लियर है कि हम डिवोर्स चाहते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं, और इस कारणवश हम लोग अपनी सेकंड मोशन पिटीशन भी फाइल कर रहे हैं। अगर आप अपनी सेकंड मोशन पिटीशन फाइल करते हैं 6 महीने के बाद कोर्ट में, और फर्स्ट मोशन जो आपने 6 महीने पहले फाइल करी थी उसको विड्रॉ नहीं करते हैं, तो ऐसे में सेकंड मोशन फाइल करने के बाद कोर्ट आपका, जैसे फर्स्ट मोशन के समय कोर्ट ने छोटा सा आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी थी जिसमें हस्बैंड से पूछा जाता है हाँ भाई डिवोर्स चाहते हो, क्यों चाहते हो, वाइफ से पूछा जाता है हाँ भाई डिवोर्स आप चाहती हैं, क्यों चाहती हैं, और छोटे मोटे सवाल होते हैं बड़े बेसिक से कि आपके साथ कौन आए हैं, आपकी मदर आई हैं, फादर आए हैं, वगैरह वगैरह। और फिर कोर्ट बाकी डिटेल्स देखता है कि 1 साल के बाद ये पिटीशन, और फिर कोर्ट बाकी डिटेल्स देखता है कि 1 साल के बाद ये पिटीशन फाइल हुई है, उससे पहले तो कहीं फाइल नहीं हुई है। हाँ, दोनों के जो डिफरेंसेस है वो सारे रिजॉल्व हो चुके हैं। कोई अगर एलिमनी का मैटर है तो वो क्या वो रिजॉल्व हो चुका है, क्या कस्टडी, बच्चा इस पीरियड में अगर 1 ही साल के अंदर, 1 साल के बाद आपने तुरंत मूव किया है और चाइल्ड का कोई इशू नहीं है तो वो भी कोर्ट देखता है, वगैरह वगैरह, और करके फर्स्ट मोशन आपका अलाउ करता है। सेकंड मोशन जब आप फाइल करते हैं तो कोर्ट फिर आपसे यही पूछता है कि क्या आप श्योर हैं, आर यू श्योर कि यू वांट टू प्रोसीड विद द डिवोर्स। और एक बार आप जो है कंफर्म करते हैं कि हाँ, हमने इस 6 महीने में समय अपने को दिया, सोचा, लेकिन हम लोग श्योर हैं कि हम अपनी फर्स्ट मोशन नहीं विड्रॉ करना चाहते हैं, पिटिशन नहीं विड्रॉ करना चाहते हैं, प्रोसीड करना चाहते हैं डिवोर्स के साथ, तो ऐसे में सेकंड मोशन फाइल करने के बाद कोर्ट आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद आपका डिवोर्स अलाउ कर देता है, और आने वाले सेम डे या शाम 4 बजे तक आपकी डिवोर्स हो जाता है। और फिर एक फॉर्मल प्रोसीजर होता है जिसको कहते हैं डिवोर्स डिक्री। तो कोर्ट एक डिवोर्स की डिक्री ड्रॉ अप करती है और वो डिक्री आपको हैंड ओवर हो जाती है सेम डे, अगले दिन 3 दिन के अंदर आपको मिल जाती है। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ इट। आपका डिवोर्स कंप्लीट हो गया, फाइनल हो गया, एंड नाउ यू आर फ्री टू प्रोसीड विथ योर रिस्पेक्टिव लाइफ्स।
तो ये हो गया कॉन्सेप्ट दोस्तों डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भारत में अगर आप डिवोर्स चाहते हैं और यू फाइंड दैट देयर इज डिफिकल्टी इन योर मैरिज, तो बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर एवरी हस्बैंड, फॉर एवरी वाइफ, फॉर एवरी फैमिली ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ, माई सजेशन इज दैट यू शुड प्रोसीड विथ अ डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट एमिकेबली, जिसमें हस्बैंड वाइफ अपने इश्यूज को रिजॉल्व करके म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स में प्रोसीड करते हैं। तो ये हो गया डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। ये सेक्शन 13(1)(1)(a) एंड B एंड 13(1)(2) में आता है, इसका प्रोसीजर ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, अच्छा अब सवाल आता है, कुछ और सवाल इस पे इसी में करते हैं। सवाल आता है कि इसमें हम लोग डिवोर्स तो चाहती है वाइफ, डिवोर्स चाहते हैं हस्बैंड, बट हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड, हम मूव फॉरवर्ड कैसे करें? हमारी शादी को सपोज 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, इश्यूज नहीं है, बच्चे नहीं हैं, अब हम डिवोर्स चाहते हैं फॉर रीजंस कि हम साथ नहीं रहना चाहते हैं और जो भी बहुत रीजंस हैं, और आपस में दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग डिवोर्स चाहते हैं। सो हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड, कैसे इसमें इश्यूज वगैरह हम लोग सॉर्ट आउट करें? तो इसका प्रोसीजर यही है कि देखिए, सबसे पहले तो आप डिसाइड कर लें कि ठीक है भाई डिवोर्स चाहिए आपको, क्या रीजंस है, आई यू श्योर यू वांट टू डिवोर्स, यू वांट टू प्रोसीड विद अ डिवोर्स, शादी आपकी बच नहीं सकती है वगैरह वगैरह। फैमिली से एक बार सलाह मशवरा कर लें वगैरह। उसके बाद आप अपने एक अटॉर्नी, एक लॉयर को कंसल्ट करें जो कि डिवोर्स लॉयर हों, और उनसे कहें कि आप एक डिवोर्स चाहते हैं बाय म्यूचुअल कंसेंट। उसके बाद आपके लॉयर जो हैं वो डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की फर्स्ट मोशन पिटिशन ड्रॉ अप करेंगे, और उसमें जितने इश्यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई सेटलमेंट है आपके बीच में, हस्बैंड अगर वाइफ को कोई एलिमनी देना चाहते हैं, 1 टाइम सेटलमेंट देना चाहते हैं, वाइफ की ज्वेलरी वगैरह है जो अभी भी हस्बैंड के मदर के पास है, लॉकर में पड़ी है, ज्वेलरी का रिटर्न होना है, फर्नीचर का डिवीजन होना है, अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टीज एंड मूवेबल प्रॉपर्टीज का डिवीजन होना है एक दूसरे के बीच में, तो वो सारे इश्यूज, बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट है, लॉकर्स और हैं जिसमें सामान पड़ा हुआ है वगैरह वगैरह, तो ये सारे इश्यूज को लेकर के आपके वकील आपकी उसमें मदद करेंगे टू सॉर्ट देम आउट। हर जगह वो क्वेश्चन करेंगे, अच्छा जॉइंट बैंक अकाउंट है तो उसमें बताइए कितना उसमें पैसा है, सपोज 3 लाख रुपए पड़ा है, किसका पैसा है, हस्बैंड का कितना है, वाइफ का कितना है, तो उसको कैसे हम डिवाइड करें वगैरह वगैरह। ज्वेलरी वगैरह जो है, जो वाइफ अपने स्त्री धन में लेके आई थी, उसका कैसा डिवीजन होगा। फिर जो आपने 3 साल में मूवेबल प्रॉपर्टीज आपने ली, आपने फ्रिज खरीदा, एयर कंडीशनर खरीदा, प्लाज्मा स्क्रीन टीवी खरीदा, वॉशिंग मशीन खरीदा, 4 और AC खरीदे, जिमी चू के शूज खरीदे, अलमारियाँ खरीदी वगैरह वगैरह, ये जितना सामान लिटरली टू दी लास्ट टूथपिक जो आपने, टूथब्रश और टूथपिक जो आखिरी में खरीदा, उसका भी डिवीजन कैसे होगा, वो सारा कुछ ड्रॉप होता है। एक डिवोर्स की सेटलमेंट, एक डीड बनती है, एक अग्रीमेंट बनती है, जिसको हम इंसर्ट कर देते हैं विद इन दी डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट पिटिशन। तो वो सारी इश्यूज को इसमें डिस्कशन होता है, और अग्रीमेंट होती है कि अच्छा ये तुम्हारा, ये मेरा, ये तुम्हारा, ये मेरा, वो सारा बॉइलिंग इट डाउन टू द लास्ट टूथपिक, द लास्ट टूथब्रश, क्वाइट लिटरली ऐसे करके। और फिर एक बार ये सारे इश्यूज जब सेटल हो जाते हैं, तब ये म्यूचुअल कंसेंट पिटिशन पे सिग्नेचर्स होते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ के, और उसके बाद ये पिटिशन मूव की जाती है कोर्ट में। तो ये म्यूचुअल कंसेंट का प्रोसीजर है। अब चलते सवाल करते हैं। अगला सवाल, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ ने म्यूचुअल कंसेंट की फर्स्ट मोशन पिटिशन फाइल करी, लॉयर के साथ मिलके सब कुछ करके, सारे इश्यूज डिसाइड करके। कानूनन जो है कोर्ट आपको 6 महीने का समय देता है। कोर्ट कहता है कि ये 6 महीने का जो है हम समय दे रहे हैं, अगर आपने 6 महीने बाद सेकंड मोशन पिटिशन फाइल कर दी, फर्स्ट मोशन विड्रॉ नहीं करी, तो ठीक है, हम आपका डिवोर्स कंसिडर करेंगे। इस 6 महीने में कुछ सोचने का मौका मिल जाता है, और कुछ परिस्थिति ऐसी होती है कि वाकई हस्बैंड वाइफ शायद वापस सोचते हैं, अपनी पोजीशन को रीथिंक करते हैं, रिकंसिडर करते हैं, और डिसाइड करते हैं यार कि ये शायद हमने जल्दीबाजी कर दी और हम जो है अपना डिवोर्स नहीं चाहते हैं।
और दोनों के बीच में फिर घुलने मिलने दोनों लगते हैं, साथ पिक्चरें देखना शुरू कर देते हैं, साथ डिनर करना शुरू कर देते हैं, दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, दोस्ती यारी वापस हो जाती है, नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, और 6 महीने आते आते वो सोचते हैं यार मुझे डिवोर्स तो हम बेकार में कर रहे थे, लेट अस स्टे टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ। अगर ऐसी स्थिति हो जाती है तो सवाल ये है कि 6 महीने में क्या, आपने जो फर्स्ट मोशन पिटिशन मूव किया था अब क्या? तो इसका जवाब यही है कि देखिए, कानून और कोर्ट जो है वो कोई आपके माथे पे बंदूक लगा नहीं रहा है। कोर्ट ने तो आपको 6 महीना इसी के लिए समय दिया था कि आप सोचें, सोच विचार करें, और एक बार आपने मन बना लिया 6 महीने में कि शायद हम श्योर नहीं हैं इस डिवोर्स के साथ मूव करने के लिए, तो ऐसे में बस आपको इतना करना है कि अपनी सेकंड मोशन, काफ़ी आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, काफ़ी आपके पास रास्ते हैं। पहला आप ये कर सकते हैं कि आप अपना सेकंड मोशन मूव ही ना करें। अगर आप सेकंड मोशन मूव नहीं करेंगे, फर्स्ट मोशन वहीं पड़े रहने दीजिए और भूल जाइए, तो वो फर्स्ट मोशन 18 महीने की एक्सपायरी पे या 12 महीने की एक्सपायरी पे खुद जो है वो खारिज हो जाती है, डिसमिस हो जाती है। या आप जो है कोर्ट में मूव करिए और कोर्ट में कहिए कि हम तो रिकनसाइल कर गए हैं और हम अपनी फर्स्ट मोशन, ये डिवोर्स का प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, हम इसको टेक बैक करना चाहते हैं। तो ऐसे में अगेन ये जो आपका डिवोर्स का प्रोसेस है ये खारिज हो जाता है, कोर्ट ऑर्डर पास कर देता है और कोर्ट लिबर्टी दे देता है। अगर आप लोग वापस फिर आना चाहें कल को तो आप आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपका डिवोर्स का प्रोसेस सस्पेंड हो जाता है या ऑल टुगेदर ख़त्म हो जाता है। तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे। हस्बैंड वाइफ दोनों ने मिलकर म्यूचुअल कंसेंट का पिटिशन फाइल किया वकील के साथ, फर्स्ट मोशन फाइल हो गया, दोनों अलग अलग रह रहे हैं, सब सही है। अब सारे टर्म्स वगैरह डिसाइडेड हैं, सब कुछ ठीक है। 6 महीने के बाद जब सेकंड मोशन पिटिशन मूव करने का टाइम आया तो एक पार्टी ने, माने हस्बैंड ने या वाइफ ने, उन्होंने अब मन बनाया कि शायद वो डिवोर्स नहीं देना चाहते हैं या नहीं चाहती हैं, किसी भी कारणवश उनका मन नहीं है, उनका मन पलट गया है, या वो वापस रिकनसाइल करना चाहते हैं, शादी बचाना चाहते हैं, या शायद जो टर्म्स थे वो अब उनको पसंद नहीं है, वो टर्म्स में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसा अगर कुछ भी होता है और ऐसी कोई भी बात होती है तो भी इसमें ये बातें कोर्ट के सामने रखी जा सकती हैं। जब पिटिशन मूव होगी सेकंड मोशन, तो उसी स्टेज पे कोर्ट के सामने ये बातें रखी जा सकती हैं। और अगर ऐसा पाया गया कि हस्बैंड वाइफ, अब ऐसा है कि अब तक देखिए, सपोज म्यूचुअल कंसेंट पिटिशन में नॉर्मली एक ऑर्डिनरली 90% केसेस में एक ही लॉयर होता है जो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, दोनों के इंटरेस्ट टुगेदर। अब यहाँ पे ऑब्वियसली दिख रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, हो सकता है हस्बैंड का अलग इंटरेस्ट है, वाइफ के अलग इंटरेस्ट है। तो ऐसे केस अगर हुआ तो एडवाइजेबल हमेशा होता है, इफ यूर अ प्रूडेंट लॉयर, यूर अ गुड लॉयर, तो आपको हमेशा एडवाइजेबल है कि जो भी पार्टी, वन ऑफ द पार्टीज को आप कंटिन्यू करें रिप्रेजेंट करना, और दूसरी पार्टी को ऐसे में आपको कहना चाहिए कि अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, तो शायद दूसरी पार्टी को आपको एडवाइस करना चाहिए कि शायद उनको एक और वकील उनको कर लेना चाहिए जो कि उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करे थरली, ताकि कोई दिक्कत ना आए, और फिर वहाँ से प्रोसेस मूव कर सकता है। अगर म्यूचुअल कंसेंट में ही फिर भी सेटलमेंट हो सकती है, या शायद कुछ टर्म्स में चेंजेस आए वगैरह वगैरह, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। और अगर नहीं हो तो शायद फिर और ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जा सकते हैं, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। कहने का मतलब और ऑप्शंस होते हैं कि कंटेस्टेड डिवोर्स भी फाइल किया जा सकता है वगैरह वगैरह। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं, ऐसे ही बहुत से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आते हैं। बट बाय एंड लार्ज मैं बता दूं कि ऐसा है कि देखिए, कुछ मैं पहले ग्राउंड रूल्स जरा सेट करना चाहता हूँ, पहले समझिए आप लोग। देखिए, ऐसा है कि शादी हिंदू समाज में, एंड हिंदू समाज में शादी इज सैक्रोसेंट। 7 जिसको कहा जाता है 7, जब आप 7 फेरे लेते हैं तो 7 जन्मों का आपका रिश्ता हो जाता है, यही एक शादी है। एंड दिस इज अ फैक्ट, लिटरली। शादी इज, जैसे मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, बट हिंदू मैरिज में शादी इज सैक्रोसेंट। हाँ, बड़ा पवित्र रिश्ता है, 7 जन्मों का रिश्ता है। लेकिन अगर शादी हस्बैंड वाइफ की बन नहीं रही है, दे आर अनेबल टू लिव टुगेदर, दोनों के बीच में इररिकंसाइलेबल डिफरेंसेस हैं,
या देव जस्ट फॉलन आउट ऑफ लव, थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, तो प्रोविजन है हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स का, और आप डिवोर्स के लिए मूव कर सकते हैं और करना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ अक्सर कि rather than spoiling each other's lives or literally taking each other's lives or filing false cases and making each other's lives hell, you might as well give each other a break and file for a divorce. But this should always be a well thought decision. इसके बारे में सोच विचार करना चाहिए, और एक लास्ट रिजॉर्ट, डिवोर्स हमेशा एक लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। आपको पहले हमेशा हर शादी में सोचना चाहिए कि मैं कैसे शादी बचा सकता हूँ, हाउ वी कैन वर्क आउट आवर डिफरेंसेस। क्योंकि हर देखिए शादी में दो लोग होते हैं, एक हस्बैंड होता है, एक वाइफ होता है, दोनों की अलग अलग सोच होती है, दोनों अलग बैकग्राउंड, अलग फैमिली से आते हैं, तो डिफरेंसेस तो आएंगे, और दोनों का जब यूनियन होता है, दोनों एक साथ बन जाते हैं एक बंधन में, इट इज कॉल्ड अ मैरिज। लेकिन क्योंकि दोनों दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, डिफरेंसेस तो आएंगे, आ सकते हैं, तो दोनों को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि शादी कितनी वो बचा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं टू वर्क इट आउट, टू वर्क आउट देयर डिफरेंसेस। ओनली जब डिफरेंसेस वर्कआउट नहीं हो सके, और फिर मैं कह रहा हूँ टू स्टार्ट विद टू वर्क आउट देयर डिफरेंसेस टुगेदर, आपस में बात करके। सेकेंड, टू वर्क आउट देयर डिफरेंसेस बाय हेल्प ऑफ देयर फैमिली एंड देयर फ्रेंड्स, ठीक है। एंड फाइनली अगर फैमिली फ्रेंड से भी मदद ना हो, खुद से भी नहीं वर्कआउट डिफरेंसेस कर पा रहे हैं, देन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग भूल जाते हैं, जिसके बारे में बात करूंगा रिकंसाइलेशन टॉपिक पे, वो ये है कि दे मस्ट टेक प्रोफेशनल हेल्प। कहने का मतलब एज डिवोर्स अटॉर्नीज एंड देन दे आर प्रोफेशनल मैरिज काउंसलर्स एज वेल, engage a good marriage counselor or a good divorce. जैसे मैं for example I am a divorce attorney, I am also a marriage counselor. A divorce attorney does not just mean somebody who breaks marriages and helps you with the divorce process. A divorce attorney also could be a very good marriage counselor who helps in saving your marriage, reconciling in your marriage, and only if he is unable to do that, or if he finds after giving you, holding consultative sessions with the two of you, and he finds that this marriage is at a stage जब ये ब्रेक होने की उस पे है, इसको नहीं सेव किया जा सकता है, तभी वो डिवोर्स रिकमेंड करें और डिवोर्स का प्रोसेस मूव करें। तो थर्ड, जैसे मैंने कहा कि फैमिली फ्रेंड्स पहले खुद से रिजॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर फैमिली और फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करिए, रिजॉल्व करने की कोशिश करिए, और फाइनली अगर ये भी नहीं हो पाता है, देन एंगेज अ गुड मैरिज काउंसलर और अ गुड अगेन अ लॉयर हु इज स्पेशलिस्ट इन रिकंसिलिएशन ऑफ मैरिजेस, ठीक है, और अपनी उनके हेल्प से शादी बचाने की कोशिश करिए। ओनली आफ्टर these three modes they fail and your marriage still cannot be saved, okay, or the marriage counselor recommends that yes, perhaps it is best that you go your separate ways, then yes, go ahead and file for a divorce without a doubt, ठीक है। तो ये मैं एक बात कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत में देखिए ऐसा है, एक टबू है, डिवोर्स इज अ वेरी टबूड सब्जेक्ट। आज भी थोड़ा सा लोग सडनली somebody is divorced they feel oh my god divorced, as if it's a very tabooed subject. I must say that देखिए आप 2020 में आज आ गए हैं, I must tell you that there is a reason why divorce is an option in the law books. Not every marriage works, and when a marriage doesn't work, you should part your ways. Do not look at yourself as a victim after a divorce. Do not carry any hang-ups of a divorcee tag or whatever that this society है, सोसाइटी ने बना रखे हैं, सोसाइटी के सारे hang-ups हैं। इन चीज़ों से बाहर निकलिए, क्योंकि you get one life, एक पूरी ज़िंदगी है आपके पास, और डिवोर्स अगर हुआ तो हुआ, but don't let it make you a victim, or don't become a victim ऑफ दैट टैग जो सोसाइटी का, समाज का पूरा है कि ओ इनका डिवोर्स हो गया, जरूर कुछ गड़बड़ थी, ये लेडी डिवोर्स हो गया, कुछ गड़बड़ थी। ये सब बकवास की बातें हैं। इनफैक्ट हर शादी जो ना चले और ये तीनों तरीके से अगर वो नहीं सेव हो पाए, तो उनको ज़रूर डिवोर्स करना चाहिए। और कारण यही है दैट यू केयर फॉर योर हैप्पीनेस, यू केयर फॉर द हैप्पीनेस ऑफ योर अदर हाफ, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू लिव टुगेदर। You care for your life, you care for your safety, you care for the life and safety of your other half, and you care for the life dignity of your families as well. Because हमने देखा है कि जब केसेस एक्रिमोनियस हो जाते हैं और
पार्टी समझदारी से अगर उनकी गाइडेंस ना हो, डिवोर्स ना मूव करें, सो दे एंड अप डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स जो कि बहुत गलत हो जाता है, क्राइम हो जाता है, उसमें मर्डर हो जाता है, फॉल्स केसेस हो जाते हैं एक दूसरे के खिलाफ, जेल वेल लोग जाने लगते हैं। जहाँ हस्बैंड वाइफ को सिंपल एक डिवोर्स लेना था, वहाँ एक दूसरे को जेल भेजने लगते हैं, मार पिटाई होने लगती है, दे टेक ईच अदर्स लाइफ, प्लॉटिंग, व्हाट नॉट स्टार्ट्स हैपनिंग. That should not happen. That should not happen. That is all I would like to say. So और फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अनुपम त्रिपाठी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, साथ ही अनिल भारती. We have Anupam Tripathi, who's a lawyer and a consultant and an advocate with the Supreme Court. He's also an animal rights activist. और अनुपम त्रिपाठी जी एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं. Anupam Tripathi, lawyer and animal rights activist, joining us in our studio. Now we have another advocate who's joining us all the way from Delhi, Anupam Tripathi. Anupam, thank you so much for taking your time and joining us on this heated argument that we are having with regard to animals and their rights. इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं अनुपम त्रिपाठी जी, पशुओं के अधिकारों की बात ये रखते हैं सामने, एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं. बहुत बहुत स्वागत है आपकी. के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनुपम त्रिपाठी, जो कंज्यूमर लॉयर हैं. आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में. things in perspective. First and foremost, cattle includes cow, bulls, and buffaloes. Yes. Right. So what this new regulation or rule does is that it prevents the slaughter of cow, bull, and buffalo. Yes. In a marketplace where they are brought in for purpose of agriculture. Right. Meaning cows and female buffaloes are brought in for purpose of milk, and the bulls and male buffaloes are brought in for logging. Right. So what this rule basically has banned is that you bring them in for agricultural use, you cannot put them to slaughter. Right.